हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, जहर दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो इंसान को पलक झपकते ही मौत की नींद सुला दे, जिसमें बचने की कोई गुंजाइश ना हो। और दूसरा जहर वो जो धीरे धीरे करके आपको ख़त्म कर रहा है, जिसे हम स्लो पॉइजनिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दूसरा जहर ले रहे हैं जो धीरे धीरे आपको मौत के करीब ले जा रहा है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? थोड़ा कठिन है मेरी बातों पर यकीन कर पाना, पर मैं आज सारे रिसर्च और फैक्ट्स आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके घर में जो सब्जियां और अनाज है वो आते कहाँ से हैं? किस खेत में उगाया जाता है? उस फसल में कितना यूरिया और कितना पेस्टिसाइड डाला जाता है? मेरे हिसाब से किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि 90% आबादी तो खेती के बारे में कुछ जानती भी नहीं। दोस्तों, इस कहानी में कुछ बातों को समझने में आपको शायद थोड़ी परेशानी आए, पर आप फिल्म के अंत तक बने रहना। कहानी के अंत में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं जाने दूंगा। आज आप जो भी इस वीडियो में देखेंगे वो काफ़ी चौंका देने वाला मामला है। आज का टॉपिक आपके परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए है। दोस्तों, जीएमओ कॉरपोरेशंस, केमिकल कंपनीज मिलकर किस तरह से किसानों का शोषण कर रही है और देशों को बर्बाद कर रही है, ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वेस्टर्न कनाडा से हुई। वहाँ हम दूर दूर तक फैले हुए लहराते कैनोला के खेत देखते हैं। कैनोला एक तरह का वेजिटेबल ऑयल है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार कनाडा में की जाती है। जहाँ भी नज़र जा रही थी, बस हरे भरे खेत नज़र आ रहे थे। फसल पक चुकी है, अब कटाई का काम जारी था। वहीं हम एक किसान को देखते हैं, नाम है पर्सी, जो कि एक बड़े स्तर पर कैनोला की खेती करता है और उसे बेच उसकी अच्छी कमाई भी हो जाती। इतनी बड़ी खेती फिर कटाई कर पाना अकेले का बस का काम नहीं, इसलिए उसने खेतों में काम करने के लिए अपने पड़ोसी को साथ रखा है। उसका नाम अल्टोन है। पर्सी उसे काम के तनख्वाह दे देता। उस पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी फसल और सबसे पहले कटाई सिर्फ पर्सी की ही होती। उसे बेचने के बाद जो चेक उसे मिलता, उसके चेहरे पर एक खुशी साफ दिखाई देती। आज वो एक न्यू हॉलैंड मशीन लेकर आ गया जो फसल काटने में काम आती है। उसे देख पर्सी का बेटा खुश नहीं हुआ। हालांकि पर्सी और उसके बेटे के संबंध ठीक भी नहीं है, दोनों अलग ही घर में रहते हैं। फिर भी पर्सी कभी कभी अपनी पोती से मिलने चला आता। वहीं अल्टोन उसका पड़ोसी होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी है। उसी दिन पर्सी को एक लेटर आया। ये लेटर किसी रिक एरोन नाम के शख्स ने भेजा था, जो कि मॉन्सेंटो कंपनी का लॉयर है, जो कि एक जीएमओ सीड कंपनी है। मॉन्सेंटो का दावा था कि पर्सी ने अपने खेतों में जीएमओ सीड्स प्लांट किए हैं, जिसकी रॉयल्टी मॉन्सेंटो को नहीं दी। पर्सी ने कहा शायद उन्हें इसकी गलतफहमी हुई होगी। उसने कभी भी अपने खेतों में मॉन्सेंटो के जीएमओ सीड्स नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि वो एक सीड सेवर है और हर साल अपने बीजों को बचा कर रखता है। दूसरे दिन जब पर्सी अपने खेतों की जुताई कर रहा था, तो उसने दो काले कपड़े वाले शख्स को अपने खेतों से निकलते देखा। ये दोनों मॉन्सेंटो से थे, जो कि पर्सी के खेतों का सैंपल लेने आए थे, ताकि मॉन्सेंटो ये दावा कर सके कि पर्सी के बीजों में मॉन्सेंटो के जीन है। अब पर्सी को भी एक लॉयर की ज़रूरत थी जो उसकी तरफ से लड़ सके। उसका नाम जैक्सन वीवर है। पर्सी और उसकी पत्नी लुइस उससे मिलने गए। उन्होंने कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर दिखाया। मॉन्सेंटो ने काफ़ी बड़ा क्लेम किया था कि पर्सी ने बिना लाइसेंस के खेतों में उसके जीएमओ सीड्स लगाए। जैक्सन ने उन्हें एडवाइस दिया कि वो मॉन्सेंटो द्वारा किए गए क्लेम को सेटल कर दे, जो कि $10,000 है। पर पर्सी इस बात के लिए राजी नहीं। जैक्सन ने उन्हें एक आखिरी एडवाइस दी कि अगर तुम ये केस हार गए तो तुम्हें बहुत बड़ी भरपाई करनी होगी। सारे लीगल बिल्स एक्सपेंसेस $10,000 से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मॉन्सेंटो का क्लेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पर्सी ने भी फैसला कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। 2 दिनों बाद काफ़ी रिसर्च के बाद जैक्सन उनसे मिलने आया। पर्सी ने साल 1997 में जो कैनोला की खेती की थी, उस सीड्स में मॉन्सेंटो जीन मिले हैं, जो कि मॉन्सेंटो ने क्रिएट किए हैं, और ये एक पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट जीन है। मॉन्सेंटो एक राउंडअप रेडी नाम का हर्बिसाइड भी प्रोड्यूस करता है। ये हर्बिसाइड पूरी तरह से जीएमओ रेसिस्टेंट है। खेतों में इसका छिड़काव करने पर वो सारे वीड्स को ख़त्म कर देता है, पर फसल पर इसका कोई असर नहीं होता।
अगर आप मॉन्सेंटो के जीएमओ सीड्स खरीदते हैं तो आपको राउंडअप हर्बिसाइड भी लेना होता है। पर्सी ने कहा, शायद हम डायरेक्टली मॉन्सेंटो से बात करके इस मसले का हल निकाल पाए, पर जैक्सन ने मना कर दिया क्योंकि ये पूरी तरह से नामुमकिन है। क्योंकि मॉन्सेंटो ग्लोबली इतनी बड़ी जीएमओ सीड्स कंपनी है, वो पर्सी से डायरेक्टली डील कभी नहीं करेगी। वो या तो पैसे देकर मामला सेटल कर दे या फिर कोर्ट में लड़े। क्योंकि लैब टेस्ट से पता चला कि पर्सी के खेतों से लिए गए सैंपल बीजों में मॉन्सेंटो के डीएनए मिले हैं, पर पर्सी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं। पर्सी का कहना था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी फसल में मॉन्सेंटो जीन है, मैं कड़ी मेहनत के बाद अपनी फसल उगा पाता हूँ। अगर पर्सी केस हार गया तो उसके पास स्टोरेज में पड़े हुए सारे सीड्स मॉन्सेंटो ले लेगा, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है। पर्सी को कोर्ट में टेस्टिफाई करना होगा, इसके लिए उन्हें काफ़ी विटनेसेस लगेंगे। पर्सी ने इसके लिए सहमति जताई। दूसरे दिन एक फेस्ट था। वहाँ पर्सी अपने पड़ोसी कार्ल से मिला और उसे कोर्ट में अपने लिए गवाही देने को कहा कि पर्सी ने कभी अपने खेतों में मॉन्सेंटो सीड्स इस्तेमाल नहीं किए। पर कार्ल ने मना कर दिया कि वो मॉन्सेंटो के साथ बिजनेस करता है तो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। हम देखते हैं आज कोर्ट में मुकदमे का दिन। वहाँ मॉन्सेंटो का लॉयर रिक एरॉन आया था। ये केस पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का था। बिना लाइसेंस के मॉन्सेंटो सीड्स अपने खेतों में उगाना। कोर्ट ब्रेक में पर्सी बाहर आ गया। उसने मॉन्सेंटो के बीज उगाए हैं, पर वो काफ़ी ज़िद्दी है और अपनी बात पर अड़ा था कि फसल उगाने की सारी मेहनत मेरी, तो मैं मॉन्सेंटो को रॉयल्टी क्यों दूँ। तभी वहाँ एक महिला आई। उसने अपना नाम रेबेका बताया। उसने कहा कि मैं इस केस में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर पर्सी को उसमें ज़रा भी रुचि नहीं। वो बिना कुछ कहे भीतर चला गया। उसके बाद वो उसकी पत्नी लुइस से मिली। उसने खुद को पीपल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से बताया, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पर्यावरण की रक्षा में काम कर रहे हैं। रेबेका ने बताया कि ये केस सिर्फ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का नहीं है। हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि कैसे ये सभी जीएम टेक कंपनीज दुनिया भर के इंडिपेंडेंट फार्मर्स के लिए खतरनाक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पर्सी ने इंटेंशनली मॉन्सेंटो सीड्स इस्तेमाल किए या नहीं। यहाँ पर्सी ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि उसने कभी भी अपने खेतों में ना तो मॉन्सेंटो के बीज इस्तेमाल किए और ना ही उसके हर्बिसाइड्स राउंडअप का छिड़काव किया। यहाँ कोर्ट में रिक एरॉन ने सारे प्रूफ और एविडेंस से साबित कर दिया कि पर्सी ने खेतों में मॉन्सेंटो सीड्स प्लांट किए थे। अब चाहे ये अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर, पर पर्सी को इसका क्लेम तो देना ही होगा। यहाँ हमें पता चला कि 1997 में जो फसल उगाई गई थी, उसकी बगल वाले खेत से कुछ मॉन्सेंटो के बीज पर्सी के फील्ड में आ गए थे, पर पर्सी को इसके पेटेंट की कोई जानकारी नहीं थी। सुनवाई के बाद पर्सी अपनी फैमिली के साथ एक कैफ़े में आ गया। वहाँ रेबेका भी आ गई। लुइस ने उसे ज्वाइन करने को कहा। रेबेका ने कहा वो उनकी लीगल बिल्स के एक्सपेंसेस चुकाने में मदद कर सकती है। उसने बताया कि हम लोगों से मिलकर डोनेशन इकट्ठा करेंगे। इन पैसों से वो मॉन्सेंटो के खिलाफ लड़ सकता है। बाहर कई किसान हैं जो इन कॉरपोरेशन से परेशान है, पर पर्सी एक ज़िद्दी किस्म का इंसान अपनी ज़िद पर अड़ा कि वो इस पर कुछ नहीं करने वाला। ये उसका और मॉन्सेंटो का प्राइवेट मैटर है। दूसरे दिन जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में पर्सी के पड़ोसी अल्टॉन को बुलाया गया। उसने बताया कि 1997 का तूफ़ानी दिन, जब पड़ोसी खेत से फसल उड़कर उनके खेतों में आ गई थी, उसी वक्त शायद मॉन्सेंटो सीड्स इनके सीड्स में मिक्स्ड हो गए होंगे। पर यह एविडेंस कोर्ट को कन्विंस करने के लिए किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं था। पर्सी के और भी पड़ोसी गवाह के तौर पर कोर्ट में आए थे। अब मॉन्सेंटो और पर्सी की खबरें न्यूज़ में भी आने लगी थी। पर्सी की परेशानी गुजरते दिन के साथ और बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा किसी भी शख्स को पेटेंटेड सीड्स अपने खेतों में उगाने का राइट्स नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सीड्स पर्सी के खेतों में कैसे आए। नए फैसले के साथ उसे मॉन्सेंटो को $1,05,000 देने होंगे। इसमें 1997 से अब तक की फसल का सारा रेवेन्यू कवर है, प्लस मॉन्सेंटो के लीगल फीस। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि पर्सी को अपने सारे स्टोरेज सीड्स भी मॉन्सेंटो को हैंडओवर करने होंगे। जैक्सन ने एडवाइस दिया, इस केस को जितना खींचोगे ये उतना ही तकलीफ देगा। अब जैक्सन को अपनी फ़ीस की भी चिंता सताने लगी, क्योंकि $1,05,000 बहुत ज़्यादा थे। दूसरे दिन पर्सी एग्रीकल्चरल लैंड कोलैटरल के लिए बैंक गया, जिसे लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चरल लैंड भी कहते हैं।
पर मार्केट में उसकी गिरती इमेज के चलते बैंक ने भी उसे कोलैटरल देने से मना कर दिया। अब पर्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इन सब की भरपाई कैसे करेगा। काश उसने शुरुआत में ही लॉयर की बात मानकर $10,000 दे दिए होते। अब क्लेम 10 गुना से बढ़ गया। पर्सी ने अपनी खरीदी हुई न्यू हॉलैंड भी बेच दी, जिसकी उसे आधे से भी कम कीमत मिली। आते जाते सभी लोग उसे बीजों का चोर कहकर बुलाने लगे, जो कि पर्सी के लिए काफ़ी अपमानजनक था। अब पर्सी और अल्टॉन की पत्नी को भी आस पड़ोस में एक अलग ही नज़र से देखा जाने लगा, मानो जैसे वो उन्हें जानते तक नहीं। अल्टॉन की पत्नी ब्रेंडा भी अल्टॉन की इस हालत का जिम्मेदार पर्सी को ठहराने लगी, क्योंकि उसके पति अल्टॉन ने कोर्ट में पर्सी के लिए गवाही दी थी। पर स्वार्थी पर्सी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ रेबेका अपने बॉस रॉजर के पास गई ताकि वो इसमें इन्वेस्ट करे और वो इस केस को एक नया मोड़ दे सके। पर रॉजर ने मना कर दिया कि वो एक हारते हुए शख्स पर अपना समय नहीं बर्बाद कर सकता। पर रेबेका ने किसी तरह उसे कन्विंस कर लिया। रेबेका ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पर्सी केस हारेगा या जीतेगा, वो बस चाहती है कि वो लड़ते रहे, और उसने अभी तक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन भी नहीं किया है। इसका मतलब साफ था कि पर्सी अभी भी उम्मीद नहीं खोया, उसे लड़ना है, और वो इस बार रेबेका का साथ ज़रूर देगा, क्योंकि वो $1,50,000 कर्ज में है और ये आखिरी मौका है इन एविल कॉरपोरेशन से लड़ने का, जिसकी वजह से हर साल पूरी दुनिया में हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। रॉजर उसकी बात मान गया। रेबेका काफ़ी खुश हुई और वहाँ से वो सीधा पर्सी के घर गई। उसने एक प्रिंट आउट दिखाया जो कि मॉन्सेंटो की वेबसाइट पर अपलोड है। वो पर्सी को लोगों की नज़र में बदनाम कर रहे थे कि पर्सी ने जानबूझकर उसके सीड्स को अपने खेतों में प्लांट किया। रेबेका का बस इतना कहना था कि पर्सी भी बाहर निकलकर लोगों को अपनी साइड स्टोरी सुनाए। लोग उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। पीईपी उसके लिए जगह जगह पब्लिक स्पीकिंग फोरम सेटअप करेंगे, जहां वो ऑडियंस से डोनेशन कलेक्ट करेंगे। इन पैसों से वो अपने लीगल बिल्स चुका सकता है और मॉन्सेंटो के अगेंस्ट अपनी लड़ाई भी जारी रख सकेगा। आखिरकार पर्सी ने उससे वो सवाल पूछ ही लिया जो कई दिनों से उसके मन में था कि आखिर इसमें रेबेका को क्या फ़ायदा होगा। रेबेका ने बताया, जीएमओ सीड्स इस अर्थ के लिए और इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये कैंसर से तेज फैलेगा। उनकी मुहिम है लोगों को जीएमओ सीड्स के बारे में अवेयर करना, जीएमओ वीट को मार्केट में आने से रोकना, क्योंकि वीट का कंजम्पशन ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा है। मॉन्सेंटो तथा दूसरी जीएमओ सीड्स कंपनियां इसके जीन पर काम कर रही है। पर्सी ने काफ़ी सोच विचार किया, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक आखिरी रास्ता जो कि काफ़ी कठिन मालूम पड़ता है, पर इस बार अपनी ज़िद को एक तरफ रख उसने अपने दिल की सुनी और हाँ कर दिया। दोस्तों, हम देखते हैं अब ये लड़ाई एक अलग ही दिशा ले रही थी, यानी कि मुद्दा सही ट्रैक पर आ रहा था, क्योंकि यहाँ से पर्सी जिस रास्ते पर चलने वाला है उससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एक मामूली सा किसान एक बड़ी कॉरपोरेशन को चैलेंज करने जा रहा था, करोड़ों लोगों की आवाज़ बनने जा रहा था जो डर से इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। पर कहते हैं कि जब इंसान के पास हारने को कुछ ना हो तो वो एक आखिरी दाव खुद पर लगाता है, फिर चाहे जीत हो या हार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन रेबेका उसे पीईपी के दफ्तर ले गई। वहाँ उसने स्टेज पर 4 लाइन दिल से कही कि खेती उसका पेशा है, पूर्वजों द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है। 4 लाइन जोश भरे और दिल छू लेने वाली बातें। लोगों ने जमकर तालियां बजाई। दूसरे दिन वो रेबेका के साथ दौरे पर निकल गया। उसे कुल 28 शहरों में स्पीच देना है। उसने हर जगह बड़ी ही बेबाकी और जोश के साथ मॉन्सेंटो के खिलाफ स्पीच दिया कि फार्मर्स राइट पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट और कोर्ट भी अब इन बड़ी कॉरपोरेशन के इशारे पर नाचते हैं। मॉन्सेंटो के राउंडअप हर्बिसाइड में ग्लाइफोसेट नामक घातक केमिकल है जो फसलों के माध्यम से लोगों के शरीर में जा रहा है। हम देखते हैं उसे ऑडियंस से कुछ न कुछ डोनेशन भी मिलने लगा। लोगों ने उसके हौसले को देख तालियों से उसका स्वागत भी किया कि एक अकेला इंसान हर कमज़ोर की आवाज़ बन रहा है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वॉशिंगटन पोस्ट के पहले ही पेज पर पर्सी की तस्वीर छपी है, जिसे देख रेबेका काफ़ी खुश हुई। उसे लेटर्स और कुछ डोनेशंस भी आए थे। ये वो लोग थे जो मॉन्सेंटो के खिलाफ नहीं जा सकते, पर वो चाहते हैं कि पर्सी अपनी इस लड़ाई को जारी रखे। उस आए हुए डोनेशन से उसने अपने कुछ बिल्स क्लियर किए।
दूसरे दिन अल्टॉन के खेतों में मॉन्सेंटो के कुछ ऑफिसर सैंपल लेने घुस गए थे। वहां पर्सी आ गया। उसके गन पॉइंट करने पर दोनों शख्स वहां से चले गए और इलीगली ट्रेसपासिंग करने पर पर्सी ने उनकी तस्वीर भी निकाली। अल्टॉन ने कोर्ट में पर्सी के लिए गवाही दी थी, इसलिए अब वो उसे बेवजह परेशान करने चले आए थे। अब अल्टॉन घबराने लगा, क्योंकि वो एक छोटा किसान, उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन का मुकाबला कर सके। अल्टॉन की पत्नी काफ़ी गुस्से में दिखाई देती है, क्योंकि कई महीनों से पर्सी ने अल्टॉन को तनख्वाह भी नहीं दी। ऊपर से अब ये मसला आ गया। महीनों तक जब पर्सी यहाँ नहीं था तो उसके खेतों की देखभाल अल्टॉन ने ही की थी। ब्रेंडा का गुस्सा जायज़ था, क्योंकि वो लॉयर तक अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी बातों ने पर्सी को भीतर तक चोट पहुंचाई। अब वो इन सारी चीज़ों का दोषी खुद को मानने लगा, पर भीतर जलता हुआ आक्रोश का दिया और लोगों के दुख भरे लेटर्स उसे रुकने नहीं दे रहे। कहीं न कहीं उनकी उम्मीद पर्सी से जुड़ी है, जो लोग इन कॉरपोरेशंस के सताए हुए हैं। साल 2000, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ रेबेका, पर्सी और उसकी पत्नी कार से कोर्ट की तरफ जा रहे थे। रेबेका ने बताया कि मैंने एक तरीका खोज निकाला है जिससे वो ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। उसने बताया कि अगले महीने भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें पर्सी को भी इनवाइट किया गया है। इस पर लुइस ने कहा कि फिर हमारी फसल का क्या होगा। भारत के ट्रिप को लेकर उसने नाराज़गी जताई। अगर पर्सी भारत चला गया तो फसल की देखभाल कौन करेगा, और बिना लुइस के इजाज़त के पर्सी जा भी नहीं सकता। इसलिए रेबेका उसे कन्विंस करने लगी। लुइस को अब लगने लगा कि रेबेका बस पर्सी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वहाँ दोनों के बीच काफ़ी बहस भी हुई। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला सुनाया गया। अब इस पर आखिरी फैसला आना बाकी है। रेबेका ने पर्सी को फिर से मनाने की कोशिश की, पर पर्सी नहीं जाना चाहता। लेकिन उन किसानों का क्या, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ पर्सी को खत लिखे थे। रेबेका की ये बात कहीं न कहीं पर्सी के मन पर जा लगी और वो रेबेका के साथ भारत आ गया। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था। वहाँ देसी बीजों का एग्जीबिशन भी लगा था और वहाँ वंदना शिवा के वीडियो भी चल रहे थे, जो कि एक एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट, उसमें वो भारत में लगातार होते किसानों के सुसाइड पर स्पीच दे रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे बड़े कॉरपोरेशन ने सीड सप्लाई पर अपना कंट्रोल ले लिया है, खास करके कॉटन सीड पर। महंगे जीएमओ सीड से किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी पॉलिसी के अनुसार जीएमओ सीड्स को रीग्रो नहीं किया जा सकता। हर बार नए बीज लेने होते हैं और यही कारण है कि भारत में अब तक 2,70,000 किसान सुसाइड कर चुके हैं। वहाँ पर्सी स्पीच देने स्टेज पर गया। वहाँ कई किसान दुनिया के अलग अलग देशों से आए थे। वहाँ एक अफ्रीकन शख्स ने सवाल उठाया कि अगर जीएम फसल नहीं होगी तो लाखों करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। वहाँ वो जीएमओ को डिफेंड करने लगा। इस बात पर वहाँ दो शख्स आपस में ही बहस कर बैठे कि भूखे मरना ठीक, पर जहर खाकर बीमारी से मरना ठीक नहीं है। इसी तरह वहाँ काफ़ी लोग आपस में बहस करने लगे। ये देख पर्सी काफ़ी घबरा गया कि वो तो यहाँ इन्हीं के हक के लिए लड़ने आया था, पर ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो स्टेज से वापस जाने लगा, पर वो रुक गया, ये सोचकर कि अगर आज वो यहाँ से चला गया तो ये पल उसे पूरी ज़िंदगी एक बुरे सपने की तरह सताएगा। उसने कहा, हम इसी तरह लड़ते रह जाएंगे और वहाँ वो बड़े कॉरपोरेशंस हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। इस देश में किसान मॉन्सेंटो के कर्ज में डूबता जा रहा है और उसे अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ रहा है। कल को वो मेरा फार्म भी ले लेंगे और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इतना कहकर पर्सी वहाँ से निकल गया। वहाँ बाहर उसे एक शख्स मिला, उसका नाम वासु है। उसने पर्सी के काम की काफ़ी तारीफ़ की। वासु ने कहा, क्या तुम मेरा भारत देखना चाहोगे? वो पर्सी को स्ट्रीट वेजिटेबल वेंडर्स के पास ले गया, जहाँ से हर रोज़ हर भारतीय अपने घर सब्जी ले जाता है। उसके बाद वो पर्सी को महाराष्ट्र के छोटे से गांव में ले गया, जो कि वासु का गांव है। उसने बताया कि यहाँ के 75% किसानों ने कर्ज में डूबकर अपनी जान दे दी, जिनमें से कुछ जवान लड़के थे। वासु उसे अपने छोटे से घर में ले गया। पर्सी ने पूछ लिया कि तुम वहाँ कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे? वासु ने दीवार पर लगी तस्वीर की तरफ इशारा कर बताया कि मैं अपने बेटे को सपोर्ट करने गया था। वासु का बेटा एक किसान था। कर्ज में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। ये जानकर पर्सी को काफ़ी तकलीफ हुई। दोस्तों, ये दृश्य देख हमारी सांसें थम जाती हैं कि एक पिता अपने बेटे को सपोर्ट करने गया था, जो कि अब इस दुनिया में है भी नहीं।
वहाँ उसकी विधवा पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी थे, जिनके ऊपर से पिता का साया हमेशा के लिए हट गया। उन्हें देख पर्सी को तकलीफ तो हुई, पर वो उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। उसे एहसास हुआ कि इन कॉरपोरेशंस ने न जाने कितनी जिंदगियों को निगल लिया। अब पर्सी का यहाँ से विदा लेने का वक्त आ गया। जाते वक्त वासु ने कहा, क्या तुम भगवत गीता के बारे में जानते हो, जहाँ अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और कृष्ण उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जंग का परिणाम क्या होगा, तुम्हें इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जंग लड़ो और तुम्हें इसे लड़ना ही होगा। ये जरूरी नहीं इसमें तुम हारो या जीतो। अगर तुम इस जंग में मर भी गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यों का पालन सही से किया। पर्सी के निकलते ही सारा अस्तित्व श्लोक से गूंजने लगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। पर्सी होटल पहुंचता है। वहां उसे एक कॉल आया जो कि उसके बेटे का था। लुइस सीढ़ियों से गिर गई, हॉस्पिटल में एडमिट है। पर्सी वापस अपने घर चला गया। बेटे ने बताया कि इन सब चीज़ों के चलते माँ काफ़ी स्ट्रेस में थी और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हम देखते हैं दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। फैसला मॉन्सेंटो के फेवर में ही था। पर्सी को $1.2 मिलियन मॉन्सेंटो को चुकाने होंगे। शायद इसे चुकाने में पर्सी को अपना फार्म बेचना पड़ जाए। इस पर पर्सी का बेटा बोल पड़ा कि अक्सर लॉयर्स को इन्वॉल्व करने में ऐसा ही होता है। इस पर जैक्सन बोल पड़ा कि उसने पर्सी और लुइस को पहले ही वार्न किया था कि $10,000 में निपटारा कर दे, पर किसी ने उसकी सुनी नहीं। जैक्सन का गुस्सा जायज़ था। उसने इस केस में अपने 2 साल बर्बाद कर दिए और उसने अपनी फ़ीस भी नहीं ली। वो वहाँ से जाने लगा, पर लुइस ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जैक्सन ने कहा, तुम्हारे पास एक आखिरी रास्ता बचा है, तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन अगर केस हारे तो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाओगे। मॉन्सेंटो सब कुछ जब्त कर लेगा, तुम्हारे घर समेत तुम्हारा फार्म भी। रेबेका ने पर्सी को फ़ोन कर कहा कि ये सब अब यहीं रोक दे, क्योंकि उसके परिवार को आगे और भी तकलीफ हो सकती है। रेबेका ने भी कहा कि अब आगे से वो किसी तरह से उसकी फाइनेंशियल मदद नहीं कर पाएगी। पर्सी ने फ़ोन रख दिया। पर्सी ने फैसला कर लिया, वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक आखिरी दांव खेलना चाहता है। उसने अपने लॉयर जैक्सन को लेटर भेजा कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना चाहता है। जैक्सन उसके घर गया और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर थमा दिया। वो अब इस काम से इस्तीफ़ा दे रहा है, क्योंकि वो आज से पहले कभी सुप्रीम कोर्ट गया भी नहीं। तुम्हें इस केस के लिए मुझसे बेहतर लॉयर ढूंढना होगा। पर्सी ने उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया, क्योंकि इस आखिरी बार भी जैक्सन ही उसका साथ देगा। अब ये मुद्दा एक बड़ी हेडलाइन बन चुका था, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट में मॉन्सेंटो के 9 से 10 लॉयर थे, वहीं जैक्सन अकेला। वहाँ दोनों ने अपना पक्ष रखा। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आने को है। रात पर्सी सोया भी नहीं, क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा था। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला दोनों पक्षों में था। पर्सी को मॉन्सेंटो को कोई भरपाई नहीं देनी होगी, पर पर्सी को मॉन्सेंटो के सारे बीज लौटाने होंगे। इस फैसले से सभी खुश थे, पर पर्सी कहीं न कहीं खुद को हारा महसूस कर रहा था। दूसरे दिन पर्सी ने मॉन्सेंटो को सारे बीज लौटा दिए। रेबेका उससे मिलने आई। उसने पर्सी को धन्यवाद दिया कि उसकी मेहनत रंग लाई। हर जगह जीएम वीट के बढ़ते प्रोटेस्ट के चलते मॉन्सेंटो ने अनाउंस किया कि वो जीएम वीट को मार्केट में नहीं लाएगा। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं पर्सी अपने खेतों में खड़ा है और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। एक्सप्लेनेशन पार्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने बीजों को पेटेंट करवाया है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, भला बीजों को कोई कैसे पेटेंट करवा सकता है। जी हाँ, और जब आप उन बीजों को अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो कंपनीज़ को उन बीजों पर रॉयल्टीज़ पे करनी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं उन कंपनीज़ के नाम भी आपको बता देता हूँ। BASF, मॉन्सेंटो, जिसे बेयर नाम की कंपनी से लिंक कर दिया गया है, केम चाइना सिंजेटा, कारगिल और कोर्टेवा एग्रीसाइंस। ये ऐसे 5 बड़े कॉरपोरेशंस हैं जो कि करेंटली दुनिया के 2/3 पेस्टिसाइड्स और सीड्स के सेल्स को कंट्रोल करते हैं। मॉन्सेंटो दुनिया की सबसे बड़ी सीड कंपनी है, जो कि दुनिया के 80% जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ओन करती है। आपने जिन कंपनीज़ के नाम अभी स्क्रीन पर देखे, जनरली ये कंपनीज़ केमिकल प्रोड्यूस करती हैं।
जैसे कि हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स। साथ ही साथ इनके पास ऐसे बीजों के पेटेंट्स हैं जिसका उत्पादन दुनिया में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब मैं बताता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से इन कॉरपोरेशंस का क्या लेना देना है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी शुरुआत ग्रीन रेवोल्यूशन से ही हुई, जिसे हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, हिंदी में हरित क्रांति, जिसने खेती की सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। देसी बीजों का अंत करके उसकी जगह हाइब्रिड बीजों को प्लांट किया गया और खेतों में यूरिया और पेस्टिसाइड्स जैसे घातक केमिकल का छिड़काव करके फसल को जहर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में 1960 के दशक से हुई, जिसने भारत की कृषि व्यवस्था को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम में बदल दिया। इसके एडवांटेज बताए गए, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स। खेतों में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का छिड़काव करने से फसल की उपज यानी कि पैदावार में 4 गुना से वृद्धि होगी। उस वक्त भारत में इस रेवोल्यूशन को एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन लीड कर रहे थे, और जहाँ तक सभी लोग इस आधुनिक कृषि व्यवस्था के समर्थन में भी थे, पर भविष्य में इसके काफ़ी दुर्लभ परिणाम भी देखने मिले। मॉन्सेंटो अपने प्रोडक्ट राउंडअप की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, जो कि एक ग्लाइफोसेट बेस्ड हार्बिसाइड है जिसे 1970 में डेवलप्ड किया गया। बाद में ये कंपनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीजों की एक बड़ी प्रोड्यूसर बन गई। साल 2018 में इसका नाम अमेरिका की 500 बड़ी कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो गया। भारत के किसान और बीज व्यापारियों ने मिलकर एक आंदोलन भी चलाया था, मॉन्सेंटो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में कॉटन सीड्स ऑयल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और भारत में कॉटन सीड्स का पेटेंट्स मॉन्सेंटो के पास था, पर इस लीगल बैटल में मॉन्सेंटो को हार का सामना करना पड़ा। जिस इंडियन कंपनी ने इस केस को रजिस्टर्ड किया था वो कंपनी थी नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी सीड कंपनी है। ये कंपनी भारत के लगभग 17 स्टेट्स में ऑपरेट करती है, जिसके पास 350 बीजों का मार्केट है। पूरे भारत में करीब 55 लाख किसान इससे जुड़े हैं। NSL ने असहमति जताई कि मॉन्सेंटो सीड्स पर पेटेंट क्लेम नहीं कर सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात से सहमति जताई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन सीड्स पर मॉन्सेंटो अपना पेटेंट क्लेम नहीं कर सकता। मॉन्सेंटो ने दिल्ली कोर्ट के इस फैसले से नाराजगी जताई। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत तो इन सभी षड्यंत्रों में काफ़ी पीछे है। दुनिया में तो ये खेल बहुत पहले ही खेला जा चुका है, और सिर्फ भारत में ही नहीं। साल 2012 में ब्राज़ील के सोयाबीन फार्मर्स ने मॉन्सेंटो पर रॉयल्टी कलेक्शन सिस्टम को लेकर मुकदमा दर्ज किया कि मॉन्सेंटो का ये सिस्टम उनके प्लांटिंग राइट्स का गला घोट रहा है। पर इस लड़ाई में किसानों को हार का सामना करना पड़ा और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मॉन्सेंटो को उन्हें $7.7 बिलियन पे करने होंगे। लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और वो अब तक इस घटिया रॉयल्टी सिस्टम से लड़ रहे हैं। साल 2016 में इंडियन फार्म मिनिस्ट्री ने रॉयल्टीज़ को 70% से कम कर दिया था, जिसके बाद US गवर्नमेंट और भारत सरकार के बीच काफ़ी विवाद भी हो गया था। फिर उसी साल मार्च में इंडियन फार्म मिनिस्ट्री ने फिर से रॉयल्टी कट कर दी। एक ही साल में 2 बार कटौती की गई, जिससे मॉन्सेंटो पूरी तरह से बौखला गया और उसने फिर धमकाना शुरू कर दिया कि अगर सरकार इसी तरह रॉयल्टी में कट करती रही तो वो भारत छोड़कर चला जाएगा। अगर आप सभी हालातों पर एक नज़र डालेंगे तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी। दोस्तों, भारत में किसानों की आत्महत्या कोई नई नहीं है। आए दिन हमें देश के कोने कोने से खबर आती है, कर्ज के दबाव में आकर किसी किसान ने आत्महत्या कर ली। इतने महंगे बीज और यूरिया, पेस्टिसाइड, इन सब के भारी दामों के चलते किसान मजबूर है। उत्पादन में हुई लागत का उसे 50% मुनाफा भी नहीं मिल पाता। बड़ी बड़ी MNCs ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत के एग्रीकल्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। GM सीड्स और हर्बिसाइड ने मिट्टी की उर्वरता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बिना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के खेती नामुमकिन सा मालूम पड़ता है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, पर इन केमिकल और GM सीड्स कंपनीज़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब मैं सब्जियां लेने बाज़ार में निकलता हूँ तो लोग कहते हैं, ये देखो, देसी टमाटर, देसी आलू और देसी प्याज। ये सुनते ही मुझे हंसी आती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं जिस खेत से ये आ रहा है उसमें कितना जहर डाला गया है। सीड्स के पेटेंट को समझते हैं। प्लांट और सीड्स
तब पेटेंटेड कहलाते हैं जब वो किसी एक सिंगल डीएनए से जुड़े हों, जिसे किसी एक इंसान द्वारा इन्वेंट किया गया हो। सरल भाषा में समझिए तो टेक्नोलॉजी की मदद से बीज के जीन कोड को बदल दिया जाता है, जैसे मॉन्सेंटो या एग्रीसाइंस और भी ऐसे तमाम कंपनियां। इन बीजों पर उसका ही पेटेंट होता है जिसने इसे इन्वेंट किया है। उसके अलावा कोई भी ना तो इसे मैन्युफैक्चर कर सकता है और ना ही बेच सकता है, जब तक कि इसका पेटेंट किसी एक कंपनी के पास है। इसलिए भविष्य में कभी आपको आम के पेड़ पर अंगूर लटके दिखे तो हैरान मत होना, इसे कोई चमत्कार मत समझ लेना। बस इतना समझ लेना कि उस पेड़ के जीन कोड के साथ छेड़छाड़ की गई है। सितंबर 13, 2019 को मॉन्सेंटो इंडिया लिमिटेड मर्ज हो गया बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड में। इसके पीछे ये था कि दुनिया भर में मॉन्सेंटो के खिलाफ होते प्रोटेस्ट को लेकर इनका ब्रांड नेम काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो उन्होंने अपनी इमेज बचाने के लिए बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड में अपना मर्जर कर लिया। नाम बदल लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा, लोग तो बेवकूफ़ हैं। इसके मर्जर पर एक जर्मन कंपनी ने एक्विजिशन लगाया कि मॉन्सेंटो और बेयर का मर्जर इतिहास का सबसे घटिया कॉरपोरेट मर्जर डील है। दोस्तों, मैं बता दूं कि राउंडअप का इस्तेमाल 20 से ज़्यादा देशों में बैन है, क्योंकि इससे नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा जैसे घातक बीमारी और कैंसर होने के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। राउंडअप का इस्तेमाल यूएसए में बैन नहीं है, फिर भी यूएसए के कुछ राज्यों में इसका इस्तेमाल करने पर रोक लगाया हुआ है, पर भारत में तो इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राउंडअप इज़ अ ब्रांड नेम ऑफ हर्बिसाइड ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय मॉन्सेंटो। कहीं पर आपको बेयर राउंडअप दिखेगा तो कहीं मॉन्सेंटो राउंडअप, दोनों एक ही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 20 लीटर राउंडअप 11,660 रुपये का आता है। पर एकड़ के लिए 1 से 2 लीटर के डोसेज हैं। इसका इस्तेमाल मोस्टली कॉर्न, सोयाबीन्स, वीट और कॉटन की फसलों के लिए किया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये जहर अफोर्डेबल है? दोस्तों, आइए देखते हैं कि एग्रोकेमिकल कौन कौन से हैं। ये वो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्रीकेमिकल बायोसाइड्स हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड नेमाटिसाइड्स। हर्बिसाइड एक ऐसा केमिकल है जिसका छिड़काव अनवांटेड वेजिटेशन और वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। वहीं इंसेक्टिसाइड्स जो फसलों में लगने वाले कीड़ों से फसल को बचाता है। वहीं फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो एक ऐसा केमिकल जिसे सॉइल में मिलाने से फसल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। साल 2010 में बिल गेट्स के गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट ने मॉन्सेंटो में $23 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, पर उसके अगले साल इन्वायरमेंटल ग्रुप्स के प्रोटेस्ट के चलते उसने सारे शेयर्स बेच दिए। उन्हें डर था कि एक बदनाम केमिकल कंपनी में इन्वेस्ट करने से कहीं उनकी ब्रांड वैल्यू गिर न जाए। बिल गेट्स ने फेक मीट कंपनीज में भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है। ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पाम ऑयल पर, दुनिया का सबसे घटिया ऑयल। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर भारत देश है। दुनिया के बड़े पाम ऑयल एक्सपोर्टर देश है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। हम सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं, हर साल लगभग 5 मिलियन मेट्रिक टन्स। 2022 के एक डेटा के अनुसार भारत पाम ऑयल कंजम्पशन लिस्ट में सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके बाद है चाइना, पाकिस्तान, नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडोनेशिया खुद दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल कंज्यूमर है, हर साल 18.76 मिलियन मेट्रिक टन्स अकेले ही कंज्यूम करता है। 2018 में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट की घटना है। मंडी में सही दाम न मिलने पर किसानों ने टमाटर की ट्रक सड़क पर ही पलट दी, क्योंकि उनके मेहनत की कीमत 1 रुपये किलो लगाई गई थी, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। ये इकलौती ऐसी घटना नहीं है। 2023 में किसानों ने नासिक हाईवे पर ही टमाटर की ट्रक पलट दी, क्योंकि नासिक एपीएमसी में वो अपना प्रोड्यूस बेचने में असमर्थ थे। किसानों को वहाँ पर क्रेट 30 रुपये ऑफ़र किए गए। मैं बता दूं कि एक क्रेट में 20 केजी आता है। अब आप खुद सोचिए किस तरह से ये प्राइस किसानों की मेहनत को जस्टिफाई करता है। 2021 में औरंगाबाद के नागपुर मुंबई हाईवे पर टमाटर से भरी कई ट्रक पलट दी गई। 2023 में 4 रुपये किलो से टमाटर बिकने पर आंध्र प्रदेश में किसानों ने टमाटर रोड पर ही बिछा दिया। 2018 में तमिलनाडु 2 रुपये किलो बिकने पर टमाटर को तालाब में पलट दिया गया।
2018 में यूपी के अमरोहा में भी यही घटना देखने मिली। किसानों ने सरकार के खिलाफ काफ़ी नारे लगाए और सड़क से गुजरने वाले को मुफ्त में टमाटर ले जाने दिया। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था जिसका एम था लोकल मंडी में लगातार गिरती टमाटर प्राइस की तरफ सरकार का अटेंशन खींचना, क्योंकि किसानों का कहना था कि इससे प्रोडक्शन लागत और ट्रैवल का खर्चा भी नहीं निकल पाता। अब बात आती है कि इन सब से बचे कैसे। बाय ऑर्गेनिक, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदें जिसमें कि जीएमओ कंटेंट नहीं होते। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं वो 100% ऑर्गेनिक लेबल्ड होता है या तो मेड विथ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लेबल्ड होता है। इन प्रोडक्ट में किसी भी तरह के जेनेटिक इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर मेड विथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी अक्सर 70% ही ऑर्गेनिक होते हैं, जबकि ये 100% नॉन जीएमओ होना चाहिए। अवॉइड एट रिस्क इंग्रेडिएंट्स, ऐसे प्रोडक्ट को पूरी तरह से अवॉइड कर दें जिसकी पैदावार पूरी तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती है, जिनमें से मैं आपको 5 बड़े नाम गिनवा देता हूँ। कॉर्न, सोयाबीन्स, कैनोला, बीट शुगर और कॉटन सीड। ये सभी प्रोसेस्ड फूड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आगे जाकर कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म देते हैं। दोस्तों, अब इसमें बड़े कॉरपोरेशंस किस तरह से इन्वॉल्व हैं, चलिए देखते हैं। क्या आने वाले वक्त में किसानों की ज़मीनों पर बिग कॉरपोरेशन कब्जा कर लेंगे? इन्हीं सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसे शॉर्ट में समझते हैं। सरकार ने एमएसपी हटाया नहीं है। ये प्रोटेस्ट नए कानून को लेकर था, जिसमें एक कानून के तहत किसान अपने अनाज को मंडी के बाहर भी बेच सकता है। 3 कानूनों में से एक था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020। ये कानून देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता है। इसके अलावा ये राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीद फरोख्त पर टैक्स वसूलने से रोक लगाता है। इस कानून के तहत किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति, दुकानदार, संस्था आदि को बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत भी खुद ही तय कर सकते हैं। पर भविष्य में इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, शायद से किसानों को इसका अंदेशा हो गया था। लोगों का कहना था कि ये प्रोटेस्ट फिजूल है, पर लोगों ने इसका दूसरा पहलू नहीं देखा क्योंकि मीडिया ने उस पहलू को कभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से नॉन पेड मीडिया प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट को मंडी के व्यापारी और किसानों ने मिलकर खड़ा किया था। जहां एक तरफ देश में प्रोटेस्ट चल रहा था, वहीं कर्नाटका रायचूर के किसान राजी हो गए अपनी फसल रिलायंस रिटेल को बेचने के लिए, क्योंकि रिलायंस रिटेल का रेट मार्जिनली हायर था एमएसपी रेट से। नया कर्नाटका एपीएमसी एक्ट, जो कि किसानों को अलाउ करता है डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को एपीएमसी मंडी के बाहर सेल करने के लिए, जिसमें रिलायंस रिटेल को 1000 टन राइस बेचा गया 1950 रुपीज़ पर क्विंटल की रेट पर, जो कि एमएसपी रेट से ऊपर था। एमएसपी रेट था 1850 रुपीज़ पर क्विंटल। दोस्तों, रायचूर में कॉटन और राइस की सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है। वहाँ कई सारे राइस और कॉटन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि एमएसपी का होना ना होना एक बराबर है। आने वाले 5 से 6 सालों में किसान पूरी तरह से इन बड़े कॉरपोरेशन के अधीन होगा। शायद से एमएसपी को एक वक्त बाद रद्द कर दिया जाए और इससे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान खुश है कि उसे अपनी फसल का मुनाफा मिल रहा है। पर एक वक्त ऐसा आएगा, यही कॉरपोरेशन कहेंगे कि अब से हम 500 रुपीज़ क्विंटल से राइस खरीदेंगे। बेचना है तो बेचो, नहीं तो जला दो या घर में रखो, सड़ा दो। वो चाहे तो अब उसी राइस को 2 रुपये क्विंटल से खरीदेंगे। दोस्तों, यहाँ हमें समझ आता है कि वक्त निकल चुका है। अब किसान पूरी तरह से इन कॉरपोरेशन के अधीन है। ये पूरी तरह से घाटे का सौदा है। ये बिल्कुल इसी तरह है जब किसी कंपनी का एकाधिकार आ जाए। अब किसान के पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी ज़मीन इन कॉरपोरेशन को बेच दे और शहर में जाकर कोई 10 या 12 हज़ार की नौकरी कर ले, क्योंकि इन्होंने लोगों को यकीन दिला दिया है कि खेती नॉन प्रॉफिटेबल है। इसलिए देश के युवा शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। खेतों में पसीना बहाने के बजाय शहर की कंपनियों में पसीना बहा रहे हैं। उसके बाद ये कॉरपोरेशन अपना मनमाना उस ज़मीन पर जहर उगाए और हम जाकर स्टोर से ग्रोसरी खरीदें। दोस्तों, ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक डरावना भविष्य है। दोस्तों, भारत की एग्रीकल्चरल एक्टिविस्ट है वंदना शिवा, जिन्होंने इन सब मुद्दों पर काफ़ी किताबें भी लिखी हैं।
जैसे कि कैसे बड़े सीड्स कॉरपोरेशन दुनिया भर के किसानों की जान ले रहे हैं। शायद ही आप में किसी व्यूअर्स ने इनका नाम सुना होगा। वो अब तक किसानों के हक के लिए फाइट कर रही है। जो सच और हक की बात करता है उसे कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की मार्केटिंग नहीं की जाती। भला ये भी कोई मुद्दा है? किसान मरता है तो मुझे उससे क्या, मेरी थाली में खाना आ रहा है बस। अपनी ज़मीन छोड़ना इतना भी आसान नहीं होता। भारत ही एक ऐसा देश है जहां धरती को माँ कहा गया है। दोस्तों, सीड को मॉन्सेंटो कंट्रोल करता है, एग्री बिजनेस को कंट्रोल करता है कारगिल, प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है पेप्सी फिलिप मॉरिस और रिटेल को कंट्रोल करता है वॉलमार्ट। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है फूड डिक्टेटरशिप, और ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। हु कंट्रोल द फूड कंट्रोल द नेशन, यानी कि जो खाने वाली चीज़ों को कंट्रोल करता है वो देश को कंट्रोल करता है। इन कमज़ोर और बेबस लोगों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? क्या कोई मसीहा आएगा कहीं से आसमान चीर कर? क्या वो भी सब लोगों की तरह इस करप्शन का शिकार हो जाएगा और उनके साथ मिलकर कमज़ोर और बेबस लोगों का शोषण करेगा? मेरे हिसाब से कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम्हें अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी। आप कहोगे भला कोई इतने बड़े कॉरपोरेशन और इस घटिया व्यवस्था से कैसे लड़ सकता है? पर हम इतने भी कमज़ोर नहीं कि अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सके। जिस मिट्टी से जन्म लिया उसमें ही ये खून मिल जाए तो ठीक, भूखे सोना पड़े तो मंजूर है, पर इसमें जहर नहीं बोएंगे और ना बोने देंगे। जय हिंद। दोस्तों, इसे जितना हो सके उतना शेयर करना। साउंड ऑफ फ्रीडम के बाद ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है इस चैनल पर। आपके लिए शेयर इस वीडियो के रीच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बात बताइए, आप जब बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी, जूता, कपड़ा, मोबाइल, इसका रेट कौन डिसाइड करता है? खरीदार करता है या उसे बनाने वाली कंपनी करती है? बनाने वाली कंपनी करती है ना। तो फिर ये जो फसल इस किसान ने उगाई है, इसका रेट कौन तय करेगा? आप करेंगे कि एक किसान करेगा? 2200 रुपए क्विंटल, एक दाम, जो कि मार्केट का प्राइस है। देना है तो दीजिए, वरना 2200 रुपए? पागल हो गए क्या? अरे 10-20 रुपए ऊपर नीचे कर लो, तय कर लो, फायदे में रहोगे। रामदास, सामान उठाओ, हमको नहीं बेचना। चलिए चलिए चाचा। The very idea of GMOs is a death knell for biodiversity. Biodiversity means the integrity of life. GMOs mean appropriating life to own it and patent it. And because there are patents related to GMOs, and the only reasons GMOs are being introduced is to own seeds and collect rents and royalties, corporations push the handful of crops that they have genetically modified. So you can see in the last few years, cropping systems have been reduced to corn and soya and cotton and canola, when we have cultivated and eaten thousands of crop varieties and species. The uniformity and monocultures that are being pushed by GMOs are driving out diversity directly, but they are driving out diversity because instead of using less more efficiently, which they always claim, that land we are using more efficiently, they're having to invade the Amazon, they're having to invade the grasslands of Argentina for a very expansive and wasteful agriculture. And when you spray Roundup on Roundup ready crops, you are literally killing food and diversity. When you plant Bt cotton seeds, you are killing the bees and the pollinators and the soil organisms. GMOs are a recipe for ecocide. But they're not just a recipe for ecocide and the destruction of biodiversity, they are also killing our farmers. 284,000 Indian farmers have committed suicide. Most of them in the areas where cotton is grown. 95% of the cotton is now genetically modified, owned and controlled by Monsanto. The farmers are dying because Monsanto is making profits by owning life which it never created but pretends to create. That is why we need to reclaim the seed. That is why we need to get rid of GMOs. That is why we have to stop patenting of life.